Hello dear students. In previous lecture we are discussed about the wave nature of electron with the de Broglie. Today we are going to start the experimental demonstration of wave nature of electron. क्योंकि डी ब्रॉगली ने हमें सिर्फ हाइपोथेसिस दिए थे, उन्हें प्रूव किया है डिवीज़न जर्मर ने, विच इज़ द साइंटिस्ट. They proved it in 1927 in United States. So अब हम बात करते हैं डिवीज़न जर्मर एक्सपेरिमेंट की. तो इन दिस एक्सपेरिमेंट वी नीड अ इलेक्ट्रॉन बीम. तो इलेक्ट्रॉन बीम उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन गन बनाई एंड इलेक्ट्रॉन गन से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले. अब इलेक्ट्रॉन गन बनती कैसे है? इलेक्ट्रॉन गन बनाने के लिए एक छोटा सा नियम है. याद रखिए, हमने एक हीटर को गर्म किया और उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं ड्यू टू द गेनिंग ऑफ हीट. हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टार्टिंग में पढ़ा था. इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए हमारे पास 3 मेथड है. फर्स्ट वन इज हीटिंग करिए, सेकंड वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाइए, थर्ड वन इज उस पर लाइट डालिए. जहाँ पर हम हीटिंग यूज़ कर रहे हैं एंड थर्मल इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं. अब हम उन्हें गन जैसे स्पीड देना चाहते हैं तो हम उसके सामने एक पाइप लगा देंगे और पाइप को पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे. इलेक्ट्रॉन जैसे ही गन से बाहर निकलेगा तो वो पॉजिटिव पोटेंशियल मिलने के साथ वो उसके पास दौड़ता हुआ चला जाएगा. जैसे इस डायग्राम में देखिए, जहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन को हीट किया, जैसे इलेक्ट्रॉन हीट करता है तो वो बाहर को जाने लगता है. और इसको हमने विद द हेल्प ऑफ बैटरी हमने इसे पॉजिटिव पोटेंशियल दिया इस प्लेट को. तो ये क्या करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसे अपनी तरफ खींच लेगा विद द हेल्प ऑफ दिस बैटरी. दिस वोल्टमीटर इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस. सो द होल दिस प्रोसेस, द होल दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गन. सो इसके पास हाई पोटेंशियल चाहिए. जे बैटरी के साथ हमने रियोस्टेट डाला हुआ है टू कंट्रोल दी वोल्टेज. अब डिवीज़न जर्मर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है जब वो दौड़ता हुआ चला आएगा तो उसके पास उसकी कितनी एनर्जी होगी, ए एनर्जी कितनी होगी, ए इंटू पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन इंटू जितना हम उसके ऊपर पोटेंशियल डाल रहे हैं. अब डिवीज़न जर्मर ने क्या किया कि उन्होंने निकल क्रिस्टल, एक हैवी मेटल दिया, यहाँ पर जो हमने डाला हुआ दैट इज अ निकल क्रिस्टल, कि ये जान लिया कि उनके एटम्स के बीच में कितना कितना डिफरेंस है. तो जैसे ये निकल का हमने टोटल लिया, ये हमने बताया हुआ है कि ये जो छोटे छोटे से हैं दैट आर द एटम्स, और जो इनके बीच में जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है दैट इज स्मॉल डी. So that is known as the interatomic gap. Means we measure the interatomic spaces in this. अब जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है उसे निकल क्रिस्टल से टकराने दिया, जैसे ये आई और इसको टकराने दिया, क्योंकि ये है जहाँ से और भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे लेकिन ये ऊपर वाला उसको क्या करेगा, उन्हें अब्जॉर्ब कर लेगा जब वापस भेज देगा. लेकिन इसके बीच में जो हमने पाइप डाली हो वो क्या करती है, वो उसे इलेक्ट्रॉन को स्ट्रेट में जाने देती है. हाई पोटेंशियल के कारण वो तेजी से आगे चलता है. तो जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है उसे हमने निकल क्रिस्टल से टकराने दिया. जब ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराते हैं तो हम मान लेते हैं कि एक से एक इलेक्ट्रॉन आएगा और इनके साथ टकराएगा और वो वापस चला जाएगा. लेकिन जो बीच में टकराएंगे वे आगे चले जाएंगे. जैसे हमने बोला था कि ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये एटम जो इनसे टकराएगा वो तो वापस चला जाएगा, लेकिन जो इसकी इंटरएटॉमिक स्पेस से होते हैं उसमें से जो टकराएगा वो आगे निकल जाते हैं. अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के टकराने के बारे में सोचिए तो J2 बीम बन जाते हैं. जैसे इंटरफेरेंस में डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज बनते हैं, उसी तरह इसमें भी ये
दो बीम बन जाते हैं। अब मेन सोर्स तो एक ही है और उनके बीच में हमने 2 स्लिट्स मिल रही है। अब उनके सामने हमने स्क्रीन लगा दी जो इलेक्ट्रॉन सेंसर होती है। जैसे ये हमने डिटेक्टर डाला हुआ है इसमें, दिस डिटेक्टर डिटेक्ट द स्कैटरिंग बीम, और उस इलेक्ट्रॉन का इस डिटेक्टर से हम रिजल्ट लेते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्लेट पे आते हैं तो उनका करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमने पढ़ा था I = NeAVD, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, जितने आएंगे, उतनी ही हमारे पास करंट ज़्यादा हो जाएगी। अब इसमें अगर डार्क एंड ब्राइट फ्रिंग्स बन जाती हैं और इससे हमें क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन वेव जैसा चल रहा है। अगर नहीं बनती, दैट मीन्स वो स्ट्रेट नेचर के साथ चल रहा है। तो रिजल्ट क्या आया कि वहां पे फ्रिंग्स बनती नहीं है, दैट मीन्स वो स्ट्रेट चलेगा। अब ड्यू टू द होल कंक्लूजन तो क्या आया कि वहां पे फ्रिंग्स बनती हैं, डार्क और ब्राइट फ्रिंग्स बनती हैं। एक प्लेस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आते हैं और एक साइड पे वो कम आते हैं, और इसीलिए आप ये पूरे का पूरा एक्सपेरिमेंट सेटअप देखिए। विद द हेल्प ऑफ मूवेबल डिटेक्टर we observe the different position of the electron scattering, और उन सब का हमने एक रेडियल ग्राफ बनाया। अब जी ग्राफ किस तरह के होते हैं? इन ग्राफ में जैसे आप कार्टेशियन कन्वेंशंस लेते हो वो नहीं होता। एक साइड हमने यहाँ पे हम इंसिडेंट बीम डाल रहे हैं और these are the radial graph with the different potential. When they observe mostly the graph going flat, but at a particular voltage, देखिए जैसे पहले 44 वोल्टेज दिया तो ये बीम यहाँ से निकला और यहाँ पे छोटा सा बम्प बन गया। फिर हमने थोड़ी सी और पहले 0 से स्टार्ट की, हमने यहाँ पे देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे वो मूव भी कर रहा है और इसकी हेल्प से, रियोस्टेट की हेल्प से हम उसकी वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं। हमने 0 से स्टार्ट किया, धीरे धीरे बढ़ाते चले गए, 5, 10, 15, 13, कुछ चेंज नहीं आया उनमें। 44 पे उन्होंने देखा एक छोटा सा बम्प बना। जैसे उन्होंने वोल्टेज और बढ़ाई 48 की तो उसमें थोड़ा सा और बम्प बना, और 54 पे देखिए उनका सबसे अच्छा पैटर्न दिया। So the best contrast peak and trough was observed when the potential difference is 54 volt and the peak current was at scattering angle, कितना होगा scattering angle? 50 degree. So this angle is 50 degree. So जब उनके आगे उन्होंने बढ़ाई वोल्टेज तो वो फिर से जो बम्प था वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाता है। पहले डिक्रीज था, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर, दैट मीन्स इट फॉर्म अ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंग्स। नाउ हम देखते हैं फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल कर्व्स फॉलोइंग inferences can be drawn. So number first is intensity of the scattered electron depends upon the angle of scattering. So ये क्या है हमारा? That is a phi. So this one be the scattering angle. तो वो जो भी हम इंटेंसिटी उसके ऊपर डालते हैं तो वो हमारी स्कैटरिंग एंगल के ऊपर डिपेंड करती है, वो कितने एंगल पे चल रहा है। सेकेंड वन इज always a bump or a kink occurs in the curve at phi is equal to 50 degree, the angle which the scattered beam makes with the incident beam. तो हमने क्या देखा? 50 डिग्री एंगल पे सबसे अच्छा हमें बीम बम्प मिला। तो साइज ऑफ द बम्प goes on increasing as the accelerating voltage is increased. जैसे हम यहाँ पे देखिए तो जैसे से एक्सेलरेटिंग वोल्टेज हमने इंक्रीज किया तो वो इंक्रीज होते चला गया। सो फोर्थ वन, द साइज ऑफ द बम्प बिकम मैक्सिमम, कितने पे मैक्सिमम हुआ? एट 54 वोल्टेज।
or the size of the bomb start decreasing with further increasing in accelerating voltage. So from the above contrast of the concentration, it is proved that electrons were moving in waveform. So जी हमने डी ब्रॉगली का फर्स्ट हाइपोथेसिस प्रूव कर दिया. नाउ फ्रॉम द फिगर देखिए हमारे पास क्या है, दैट इज द स्ट्रेट लाइन. दिस एंगल इज थीटा, दिस वन फाई, दिस इज आल्सो थीटा. सो एज वी नो, जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है वो कितना एंगल बनाती है, दैट इज 180 डिग्री. सो थीटा प्लस फाइव प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो थीटा प्लस फाइव प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो 2 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 5 साइड जाकर माइनस हो जाता है. सो वी गेट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 5/2. अब हमारा कहाँ पे मैक्सिमम बना, व्हेन द फाई इज 50 डिग्री. सो थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 50/2 विच इज इक्वल टू 65 डिग्री. सो हमारे पास जो थीटा बनता है वो हमारे पास 65 रह जाता है. सो अकॉर्डिंग टू द ब्रैग्स लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन, first order diffraction of maximum, then that means n is equal to 1. That will be the first order. So this is done in the 6th unit. 2d sin theta is equal to 1 into lambda. D is the interatomic species and lambda is the wavelength. So for finding the wavelength, lambda is equal to 2d sin theta. Because n is equal to 1, qn is equal to 1 and this is the first order diffractions. So from here lambda is equal to 2d sin theta. हमें पता है जे कांस्टेंट वैल्यू है कि फॉर निकल क्रिस्टल जो उसका इंटरएटॉमिक स्पेसिस होता है जो d होती है दैट इज इक्वल टू 0.91 एंगस्ट्रॉम. सो पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला. लैम्डा इज इक्वल टू 2 इंटू 0.91 इंटू साइन 65 डिग्री. साइन 65 का आप जो आपकी बुक के लास्ट पे साइन का टेबल है उसमें देखिए साइन 65 की वैल्यू. जब आप उन सभी को मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट द लैम्डा इज इक्वल टू 1.66 एंगस्ट्रॉम. नाउ द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस वाज कंफर्म्ड. कैसे कंफर्म किया हमने पहले जो किया था कि लैम्डा की हमने वैल्यू पहले लेक्चर में निकाली थी 12.27 अपॉन अंडर रूट पोटेंशियल एंगस्ट्रॉन. अब हमने कितना पोटेंशियल दिया, किस पे मैक्सिमम पोटेंशियल आया था, जब हमारे पास मैक्सिमम बम बना था तो एंगल था हमारा 50 डिग्री और कितनी वोल्टेज थी, कितना पोटेंशियल था 54 वोल्टेज. सो नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू हियर अंडर रूट 54, so we get lambda is equal to 1.65 angstrom. That is according to the de Broglie hypothesis, or this one be the proved by the division and Germer experiment. Both are approximately equal to each other. So जो भी हमें डी ब्रॉगली ने अपने हाइपोथेसिस में बताया, जो उसने सोचा वही उसी पे चलकर डिवीजन और जर्मर ने इस एक्सपेरिमेंट को फाइनलाइज किया और उसका रिजल्ट हमें दिया. सो बेटा इसी के साथ आपकी जी यूनिट कंप्लीट होती है. थैंक यू.